अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उसका नाम है जी साउथ चाइना सी कंपटीशन। इससे पहले हम करंट अफेयर के कुछ 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट करंट अफेयर सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो साउथ चाइना सी है वो इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसको ना सिर्फ चाइना बल्कि और भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आखिर कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। तो आपको ये जो थंबनेल है, ये जो पिक्चर है, इसमें एक डैश लगे रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। इसे बोलते हैं चाइनाज़ 9 डैश लाइंस। ये वो लाइंस हैं जो कि चाइना ने ड्रा की हैं और चाइना ये क्लेम करता है कि ये डैश लाइंस के अंदर जितना समुंदर आता है, जितना सी आता है, वो चाइना के कंट्रोल में है और इस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे वो भी चाइना के ही चलेंगे। लेकिन इसी सी को कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। अब इसकी हकीकत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे कंपटीशन क्यों पाया जाता है, आखिर ऐसा क्या है इस जगह पे कि सारे कंट्रीज़ इसको कहते हैं क्लेम है, इस पर अपना क्लेम करते हैं। सॉरी, सारे कंट्रीज़ मीन्स कि मोस्ट कंट्रीज़, जिनमें सरे फहरिस्त ताइवान है, फ़िलिपाइन है, ब्रुनाई है, मलेशिया है, वियतनाम है। तो सबसे पहले हम लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम साउथ चाइना सी पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेक्चर आउटलाइन से पहले मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये सीएसएस और पीएमएस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अलावा ऐसे कह सकते हैं आप, उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पास्ट पेपर के वो क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें से पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी है इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे। इस जो आइसलैंड है, ये जो साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना का क्या इंटरेस्ट है और क्या स्टांस है, वो क्यों क्लेम करता है कि ये मेरे हैं। इसके बाद यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो भी, उसका भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी तो बाउंड्री इससे वो बहुत दूर है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल लॉ भी देखेंगे कि जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी के अंदर वो क्या है। यहाँ पे ये जो साउथ चाइना सी है और भी कंट्रीज़ को लगता है, लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्यों घुसा हुआ है जी। तो ये सारा कुछ हम कमिंग स्लाइड्स के अंदर देखेंगे इन डिटेल। इसके बाद हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख लें कि पास्ट पेपर में 2017 में और 2016 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं जी। अमेरिका और चाइना दोनों अमर्जिंग पावर्स हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो पहले जो वार्स वगैरह होती थी उसमें फ़िज़िकल बाउंड्री को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी, जैसे ही मॉडर्न एज आती है तो ओशंस हो जाए, सी लेन्स हो जाए, मैरीटाइम रिसोर्सेज हो, ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है कि भाई ये समुंदर मेरा है, यहाँ से ट्रेड मैं कर सकता हूँ, ये एरिया मेरा है। ठीक है, तो मॉडर्न एज में जो ओशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जो यूएस है वो वांट टू मेंटेन यूनिपोलर इंटरनेशनल सिस्टम और जो चाइना चाहता है वो मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है। क्या मतलब, यूएस यूनिपोलर चाहता है, चाइना मल्टीपोलर चाहता है। ये यूनिपोलर और मल्टीपोलर का क्या मतलब है। जो यूएस की स्ट्रेटजी है ना, वो चाहता है कि मैं ही दुनिया पे राज करूं, मैं ही बादशाह रहूं, यानी कि मेरा ही इन्फ्लुएंस रहे, किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस ना बने। ठीक है, वो यूके की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, बिलखुसूस रशिया की बात हो, वो इन सब के अगेंस्ट आपको अकेला ही दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना ये चाहता है कि रशिया अपनी जगह पे काम करे। वो ठीक है, बड़ा मुल्क है, वो अपनी जगह पे काम करे, हमें अपनी जगह पे काम करने दें। जो यूएस है वो अपनी जगह पे काम करे, जो यूके है वो अपनी जगह, यानी कि जो उसके डिफाइंड एरियाज़ हैं, जो उसकी डिफाइंड बाउंड्री है, वो उसके अंदर रह के काम करे। जबकि आपको यूएस अफ़गानिस्तान का मसला हो, आपको यूएस दिखाई देता है। इराक का मसला हो, ईरान का मसला हो, चाइना का हो, रशिया का हो, रशिया सोवियत यूनियन का हो, यूक्रेन का इशू हो, सऊदी अरब का इशू हो, आपको जहाँ जहाँ बड़े इश्यूज दिखाई देंगे वहाँ पे आपको यूएस भी दिखाई देगा। जबकि जहाँ जहाँ बड़े मसाइल होंगे आपको वहाँ पे चाइना दिखाई नहीं देगा। यही मतलब है यूनिपोलर और मल्टीपोलर का। चाइना ये चाहता है कि सब अपनी अपनी डिफाइंड एरियाज़ में काम करें, वो मल्टीपोलर सिस्टम चाहता है। अमेरिका खुद को चाहता है, वो हर मसले में, हर प्रॉब्लम में, हर कन्फ्लिक्ट में खुद को इन्वॉल्व करना चाहता है। अच्छा, दुनिया के अंदर है ना कई मसाइल, कई इश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर का मसला पाया जाता है, लेकिन वो दो कंट्रीज़ के ही है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही है ये।
दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें अज़रबैजान और आर्मीनिया का मसला दिखाई देता है, चाइना का ताइवान के साथ नज़र आता है, रशिया का यूक्रेन के साथ दिखाई देता है, अमेरिका का मेक्सिको के साथ दिखाई देता है, और जो सबसे बड़ा मसला समझा जाता है इसराइल और फ़लस्तीन का मसला समझा जाता है। मतलब कि जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी इश्यूज़, कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट पाए जाते हैं, वो 2 या 3 कंट्रीज़ के दरमियान पाए जाते हैं। लेकिन जो साउथ चाइना सी का मसला है, ये जो टेरिटोरियल क्लेम है, चाइना का भी है, वियतनाम का भी है, फिलिपाइन का भी है, एशियन स्टेट्स का भी है। तो इसका मतलब है, इसको ऐसे कहा जाए, मदर ऑफ ऑल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जितने भी दुनिया के अंदर मसाइल पाए जाते हैं, इस मसले को, साउथ चाइना का जो मसला है, साउथ चाइना सी का जो इशू है, इसको सबकी माँ समझा जाता है, मदर समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 10 कंट्रीज़ के दरमियान है जी। असल वजह ये है कि ये जो एरिया है, ये ऑयल और गैस के लिहाज से रिच है। ये एरिया जिसके पास होगा, उसका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। अमेरिका और चाइना दोनों की एक ही रेस है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉर हेड्स, मिज़ाइल, गाइडेड मिज़ाइल, गन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जिसके पास ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, वो दूसरे को ईज़िली काउंटर कर सकता है, लड़ सकता है। इस पे जो क्लेम है वो चाइना करता है, लेकिन जो चाइना के अगेंस्ट आपको दिखाई देता है वो आपको अमेरिका दिखता है। अमेरिका अपने जो अलाइज़ हैं, जैसे कि यूके हो गया, अमेरिका का अलाइज़ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका इन सब के साथ मिल के क्या करना चाहता है? चाइना को काउंटर करना चाहता है, चाइना के अगेंस्ट जाना चाहता है। अमेरिका का ये क्लेम है कि ये जो चाइना है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जबकि चाइना का ये क्लेम है कि अमेरिका ओकस बना के इंडो पैसिफिक रीजन में राज करना चाहता है। तो दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम है। ओकस पावर के लिहाज से आपको ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उसके अंदर यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दिखता है आपको। लेकिन जब साउथ चाइना सी की बात आती है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में चाइना के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। हम देखेंगे कि इस रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, अमेरिका इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अच्छा जी, अब सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं। साउथ चाइना सी, इसकी अहमियत को देखते हैं। ये जो साउथ चाइना सी है, ये 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप कह सकते हैं 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इस एरिया के अंदर कितने आइसलैंड आते हैं? 250 प्लस आइसलैंड है, छोटे छोटे। तो जिसके हिस्से में ये एरिया आएगा, यानी कि चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है, तो इसका मतलब है उस एरिया का जो 250 आइसलैंड है, वहाँ से जो भी चीज़ें दरियाफ्त होंगी, इन्वेंट होंगी, वो सारी की सारी किसकी होंगी? चाइना की होंगी। अच्छा, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भैया ये जो आइसलैंड है, यहाँ पे तो कोई ना कोई पॉपुलेशन रहती होगी। तो मेरा ये जवाब है कि ये अनपॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसलिए चाइना इसको क्या करता है जी? क्लेम करता है। अच्छा, ये जो साउथ चाइना सी है, इसके साथ कौन कौन से कंट्रीज़ लगते हैं? एक ब्रूनी है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ताइवान है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, वियतनाम है। ये सब के सब कंट्रीज़ जो हैं साउथ चाइना सी की बाउंड्री के साथ आते हैं, और ये सब के सब साउथ चाइना पे अपना क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारा है। अब इसकी दूसरी अहमियत देखें कि दुनिया की जितनी वर्ल्ड शिप्स के लिहाज से ट्रेड होती है, तो 1/3 साउथ चाइना सी से ही होती है। तो इसका मतलब है चाइना वहाँ पे टैरिफ लगा के, अगर चाइना के क्लेम तो करता है, अगर चाइना को ये पक्का पक्का मिल जाता है, तो 1/3 चाइना इस पर क्या करेगा जी? टैरिफ लगाएगा। जो शिप्स गुजरेंगी उन पर टैरिफ लगा के वो अपना रेवेन्यू अर्न करेगा। तो एनुअली के लिहाज से देखा जाए तो 3.7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है सिर्फ साउथ चाइना सी से। और इसके बाद जो LNG गैस है, ठीक है, वो 1/2, यानी कि दुनिया की हाफ की जो ट्रेड होती है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी से होती है। अगर चाइना को इसका कंट्रोल मिल जाता है, तो आप देखें कि 3.7 ट्रिलियन की जो ट्रेड है, उस पर चाइना अपनी सेंक्शंस लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकता है, उस खिते को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकता है। अगर US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ पे पाया जाता है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस भी इस एरिया के अंदर है, और 10% ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज़ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। क्या मतलब? 11 बिलियन का यहाँ पे ऑयल है, 190 ट्रिलियन की यहाँ पे गैस है, 10% दुनिया के अंदर जितनी फिशेस पाई जाती हैं, 10% इस एरिया के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि साउथ चाइना का होल्ड है उस पर,
तो ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई एंटर होता, इस साइड से कोई एंटर नहीं हो सकता ताइवान और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ से। ये मैं आपको जब मैप दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये ताइवान कहाँ पे है। तो यानी कि जो फ्रंट एरिया है वहाँ से तो कोई एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ताइवान है, ताइवान पे पहले ही किसका क्लेम है, चाइना का है। तो इस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं वो चाइना के ही चलते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बिलियंस की जो ऑयल है, गैस है, फिशेस हैं, ठीक है। चाइना, अगर ये चाइना क्लेम करता है, अभी तो चाइना के क्लेम ही है कि भाई मेरा है, अगर ये इन फ्यूचर चाइना के हिस्से में प्रॉपर वे में आ जाती है तो देखें चाइना कितना इन चीज़ों के लिहाज से रिच हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स भी हैं जो कि मैंने राइट साइड पे आपको इस स्लाइड पे दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट और स्टांस इन साउथ चाइना सी। तो सबसे पहला हमारे पास आता है जी सैलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। ये सैलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या है जी? जिन आइसलैंड्स पे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है, चाइना उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है जी? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। चाइना उन्हें उनसे बातचीत करता है और उस पर क्या कर लेता है जी? एनेक्सेशन कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो आप इन सिंपल वर्ड जो सैलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, इसको दूसरा नाम दें तो टाक एंड टेक, बात करो और ले लो, ठीक है। चाइना उन्हें कह रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, चाइना उस पर एनेक्ट कर लेता है और वहाँ के लोग जो कुछ थोड़े बहुत हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जब उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं चाइना की तरफ से तो वो चाइना की फेवर में जा रहा है जी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चाइना का जो पूरे साउथ चाइना सी पे क्लेम है वो कुछ आइसलैंड पे बढ़ गया जी, कि थोड़े बहुत जो आइसलैंड्स हैं वो चाइना के अनेक्स्ट में आई, जहाँ पे आप कह लें कि वो चाइना का ही एरिया समझा जाता है। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है हमारे पास रोलिंग एम्बिशंस, यानी कि चाइना का जो दूसरा इंटरेस्ट है वो है जी रोलिंग एम्बिशंस। ये जो चाइना का एक जॉन हेमिंग की एलेबोरेशन ऑफ चाइनीज़ रोलिंग एम्बिशन था। क्या मतलब? जॉन हेमिंग था, उसने रोलिंग एम्बिशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब क्या है जी? जो सी वाटर है ना, या सी लाइन रूट्स हैं, उस पर अगर चाइना का कंट्रोल हो जाता है तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और चाइना का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड हेडिंग आती है चाइनीज़ इंटरेस्ट के अंदर या चाइनीज़ स्टांस के अंदर, वो है जी बिल्डिंग एंड ऑक्युपाइंग आइसलैंड्स। तो जो आर्टिफिशियल आइसलैंड है चाइना उस पर क्लेम करता है, ना सिर्फ क्लेम करता है, वो चाइना की टेरिटरी के अंदर आते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लॉ बता दूँ कि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आपका जहाँ पे कंट्री की बाउंड्री है उसके साथ अगर समुंदर लग रहा है तो समुंदर के अंदर, ठीक है, सी के अंदर, समुंदर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो भी उसी कंट्री का ही होता है, यानी कि वो कंट्री की बाउंड्री का हिस्सा ही समझा जाता है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया जी EEZ। इसका मतलब बता दूं कि जैसे चाइना है ना, चाइना का समुंदर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया चाइना का है। थोड़ा सा 200 नॉटिकल माइल्स और 400 नॉटिकल माइल्स के बाद एक आइसलैंड आ जाता है। अगर मिसाल के तौर पे वो चाइना का वहाँ पे कब्जा हो जाता है, वो चाइना का एरिया कंसीडर हो जाता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स चाइना को हो गया और 200 नॉटिकल माइल्स उस आइसलैंड को हो गया, तो टोटल 400 नॉटिकल माइल्स हो गया। तो इसका मतलब है वो जो 400 नॉटिकल माइल्स वो सारा का सारा किसके हिस्से में आ गया? चाइना के हिस्से में आ गया। तो इन सिंपल वर्ड्स जो चाइना है और इसके बाद कोई आइसलैंड आता है, तो आइसलैंड और चाइना के दरमियान जितना वाटर या सी एरिया होता है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो भी चाइना का ही कंसीडर किया जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसके बाद आप देखें जी, पार्सल्स आइसलैंड है और दूसरा सप्राटले आइसलैंड है। इन दोनों पे पहले चाइना का क्लेम था, अब ये चाइना का ही हिस्सा बन चुके हैं। और चाइना ने क्या किया है जी, इन आइसलैंड्स पे अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है। इन फ्यूचर वो यहाँ से गैस और ऑयल क्या करेगा जी? विदड्रा करेगा, निकाल, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा रीजन चाइना की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चाइना ने जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि एशिया हो गया, अमेरिका हो गया और बाकी और भी कंट्रीज़ पाए जाते हैं, फिलिपाइन वगैरह हो गया, चाइना ने उन्हें अलाउ किया है कि अगर आपने नेविगेशन करनी है, अगर आपने कोई दूसरे कंट्री का रूट फाइंड करना है तो आप इस जो डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी, इसमें से जा सकते हैं। अगर ट्रेड करनी है तब भी जा सकते हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर वारशिप नहीं आ सकती, इसके अंदर एयरप्लेन्स की मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बीजिंग सी एरिया है, ये चाइना का सी एरिया है, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा इस रूल की, चाइना उसको अपना दुश्मन समझेगा और चाइना उसके साथ फाइट करेगा। जैसा कि आपको लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर नीचे दिख रही होगी, एशिया बीट इट चाइना। देखिए एशिया की तरफ से एरोप्लेन आ रहा है तो चाइना उसे क्या कर रहा है जी? रोक रहा है, ठीक है। इस पिक्चर का मतलब यह है कि अगर एशिया हो, अमेरिका हो, किसी भी तरफ से एयरप्लेन या
वारशिप्स। तो इस हेडिंग के मुताबिक रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर कोई वारशिप आएगी, एयरप्लेन आएगा, तो चाइना उसको इस एरिया के अंदर एंटर नहीं होने देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है जी पॉलिसी ऑफ मोनरोए डॉक्ट्राइन। ये मोनरोए कौन है? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था और इसकी पॉलिसी क्या थी? इसकी पॉलिसी ये थी कि कोई भी अगर अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होगा, अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करेगा, तो अमेरिका उसको अपना क्या समझेगा? दुश्मन समझेगा। तो चाइना ने साउथ चाइना सी के हवाले से भी यही पॉलिसी अपनाई हुई है कि अगर कोई साउथ चाइना सी के अंदर इन्वॉल्व होगा तो चाइना उसको अपना दुश्मन समझेगा। तो चाइना यहाँ पे कहता है कि अगर अमेरिका साउथ चाइना सी रीजन के अंदर आएगा, वो आके चाइना का जो पीस है उसको ख़राब करने की कोशिश करेगा। जो चाइना का इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर, एनर्जी है, सिक्योरिटी है और जो रिसोर्सेज हैं उसकी एक्सप्लोरेशन है, अगर अमेरिका यहाँ पे हमें तंग करेगा तो हम अमेरिका को भरपूर जवाब देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो अमेरिका के सबमरीन्स हैं, वारशिप्स हैं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन हैं, वो सब के सब इन एरिया में पाए जाते हैं। एट दी एंड हम पढ़ते हैं एक्सेस ऑफ मैरीन रिसोर्सेज एंड रीजनल स्टेबिलिटी। चाइना क्या चाहता है जी? चाइना स्टेबिलिटी चाहता है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर पीस चाहता है। चाइना किसी तरह की कोई भी वॉर नहीं चाहता इस रीजन के अंदर। चाइना का है दूसरा कोई इसके अंदर क्यों आए, ठीक है। इस एरिया के अंदर जो गैस है, ऑयल है, फिश है और जो बाकी रिसोर्सेज है, चाइना इनको एक्सप्लोर करके अपने कंट्री के अंदर लेके जाना चाहता है और अपनी जो इकोनॉमी है उसको डिवेल्प करना चाहता है। क्योंकि चाइना का जब से चाइना बना है तब से लेके आज तक जो चाइना का कंसर्न है वो यही रहा है कि वो अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतर बना सके। तो इस एरिया के अंदर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो काबिल कबूल नहीं है। अब हमने जो चाइना का इंटरेस्ट था वो पढ़ लिया, इस एरिया की हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, चाइना का इस एरिया के अंदर क्या इंटरेस्ट है वो पढ़ लिया, ये एरिया के अंदर है क्या क्या सिग्निफिकेंस पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के इस एरिया में क्या इंटरेस्ट है। तो चाइना जो यूएस का इंटरेस्ट है उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो आती है जी रीबैलेंस टू एशिया। 2011 की बात करें, जब ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी तो ओबामा ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी ईस्ट एशिया के लिए। उस पॉलिसी का नाम रीबैलेंस टू एशिया था। तो इस पॉलिसी के तहत जो अमेरिका था वो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो चाइना के अलावा हैं, अमेरिका उनके साथ हाथ मिलाता है और वो चाहता है कि एशिया के अंदर क्या रहे जी, एक पावर का बैलेंस रहे। ये ना हो कि एक के पास पावर बहुत ज़्यादा हो जाए और एक के पास जो पावर है वो बहुत कम हो जाए। हम अगर अमेरिका का पास्ट में देखें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जो कंसर्न है, वो मिडल ईस्ट के अंदर रहा, ठीक है। फ़लस्तीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनके अंदर, और सऊदी अरेबिया, कतर, इनके अंदर, लबनान, शाम, इनके अंदर उसका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा था। लेकिन 2011 के अंदर हमें अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। वो मिडल ईस्ट से निकल के अब ईस्ट एशिया के अंदर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है परस्यू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबल कॉमन। क्या मतलब? अमेरिका दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, अपनी हेजमनी बरकरार रखना चाहता है। इन्फ्लुएंस, हेजमनी का मतलब होता है जी अपना असर और रसूख कायम रखना चाहता है, अपनी शहनशाहत, अपनी बादशाहत, अपना राज क्या रखना चाहता है जी, उसको मेंटेन रखना चाहता है। तो अमेरिका इस एरिया के अंदर अपनी जो हेजमनी है वो किस तरह से मेंटेन रख सकता है? साउथ चाइना के अंदर, जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस, दूसरा ये कि अपना जो उसका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके। तो जब तक इस सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री है, जो नेवल फोर्स है, उसकी प्रेजेंस रहेगी, तब तक उनके मुताबिक जो पावर का है वो बैलेंस रहेगा, जो पावर है वो बैलेंस रहेगी और अमेरिका की हेजमनी, अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया के अंदर भी रहेगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है कंटेन चाइना। तो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जो यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका है वो यूनिपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है, जबकि जो चाइना है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ अकेला ही दुनिया के अंदर पावर को एक्सरसाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो पॉलिसी है दुनिया के हर कोने में अप्लाई की जाए, इम्प्लीमेंट की जाए, ठीक है। वो इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, कल्चरल हो, यानी कि जो भी है हर तरह के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो। जबकि जो चाइना है वो सिर्फ ट्रेड को प्रमोट करता है और चाइना दूसरे कंट्री को भी एक तरह का ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि वो भी कल्चरल, इकोनॉमिकली क्या हो जी, ग्रो। आप सीपेक को देख लें कि अब चाइना जो है इसके अंदर पाकिस्तान की भी क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। वो सिर्फ चाइना की ग्रोथ नहीं चाहता। जबकि अमेरिका की तरफ देखें तो हमें सारी चीज़ें ऑपोजिट दिखाई देती हैं। तो अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर राज करने का, या यूनिपोलर वर्ल्ड का, या दुनिया के अंदर हेजमनी या चैलेंजेस को फेस करने का,
तो अब देखा जाए कि अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड जैसा चाहता था, अमेरिका हर लिहाज से उसमें सक्सेसफुल जा रहा है। लेकिन जो अमेरिका है उसके रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कांटा है दुनिया की तरक्की में, वो है चाइना। अगर ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, तो अमेरिका की टक्कर का जो इकोनॉमी के लिहाज से है वो चाइना है। अमेरिका की टक्कर का पावर के लिहाज से देखा जाए तो रशिया है। तो जो अमेरिका है वो इन दोनों पे क्या चाहता है जी, अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो पावर है वो कंटिन्यू रहे और चाइना और रशिया डाउनग्रेड हो जाए। तो अमेरिका का जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर इंटरेस्ट वही मिलिट्री है, इकोनॉमिकली है, ठीक है। वो चाहता है कि चाइना जहाँ ग्रोथ कर रहा है मैं भी ग्रोथ करूँ, ठीक है। वहाँ पे उसने मिलिट्री की प्रेजेंस जो एग्जिस्टेंस है वो पाई जाती है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये हमने चाइना के इंटरेस्ट में भी देखा था। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आ गई कि जो यूएस का इंटरेस्ट है और जो चाइना का इंटरेस्ट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी, दोनों का सेम ही है। वो दोनों चाहते हैं कि नेविगेशन के लिए, ट्रेड के लिए जितने भी कंट्रीज़ हैं वो साउथ चाइना सी में से ईजिली पास कर सकें। एक्चुअल में बात यह कि जो यूएस का इंटरेस्ट है और जो चाइना का इंटरेस्ट है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से, ये इनका इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट है। अगर ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं देते तो ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो जाती है, जो कि यूएस भी करेगा, चाइना भी करेगा। एक्चुअल में तो यही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो इस कॉन्सेप्ट को चाइना इस पर पूरा उतर रहा है, जबकि अमेरिका इसकी बार बार वायलेशन कर रहा है। अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं कि अमेरिका वायलेशन कर भी ले तो उसे कौन पूछेगा, ठीक है। एट द एंड उसे यूएन ही पूछेगी, ठीक है। तो यूएन की सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का एक और इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पे अपनी वारशिप, वार हेड्स ईजिली कर सके, यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस उसकी लाजमी है साउथ चाइना सी के अंदर। इन फ्यूचर अगर कोई वार होती है तो अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पावरफुल होगा। देखें, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट। अब देखें यहाँ पे जो मसला है, ये जो साउथ चाइना सी है, इधर तो अमेरिका की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे वियतनाम है, फ़िलिपाइन है, ताइवान है, मलेशिया है, सिंगापुर है। ये तो मसला इन कंट्रीज़ का है। तो अमेरिका कौन होता है इसमें इन्वॉल्व होने वाला, इंटरफेयर करने वाला? तो अमेरिका ये स्टांस लेता है, अमेरिका ये कहता है कि ये जो डिस्प्यूट है, ये जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो इशू है इन कंट्रीज़ के दरमियान है, अगर मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता, तो ये कभी भी हल नहीं होगा। मैं इधर इसलिए हूँ ताकि जो पावर का है वो बैलेंस रहे, जो बैलेंस ऑफ पावर रहे। दूसरा ये कि जो वियतनाम, फ़िलिपाइन, ताइवान और मलेशिया है, ये ईज़िली मूव कर सकें। अगर मैं यहाँ से विदड्रा कर लेता हूँ, अपनी जो फोर्सेस है वापस ले जाता हूँ, तो यहाँ पे जो पावर है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, चाइना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देगा। इस पिक्चर के अंदर अवॉइड प्रोएक्टिव एक्शंस। तो यहाँ पे देखें जी, आर्टिफिशियल आइसलैंड आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखें जो चाइना का है वो आर्टिफिशियल आइसलैंड बिल्ड करने का क्या तरीकाकार है। देखिए, चाइना की एयरशिप है जो उनके आइसलैंड पे स्टैंड है जी। तो 12 माइल्स तक जो आगे फिर एक और आइसलैंड आ जाता है, दरमियान में कई आइसलैंड आते हैं। तो चाइना इन सब का जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो था, तो इसके लिहाज से चाइना जो आइसलैंड पे तो अपना कब्जा कर ही रहा है, साउथ चाइना सी पर भी उसका ही एक तरह का कब्जा बन जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल्स वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था। इसके अलावा इस स्लाइड में आपको एक और आइसलैंड का नाम बताया गया जी, सेनकाकू, ठीक है। ये जापान की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जापान के कंट्रोल में है। तो जैसे जैसे आइसलैंड मिसाल के तौर पे एक जापान के कंट्रोल में आ गया, फ़िलिपाइन के आ गया, ताइवान के आ गया, वियतनाम। एक्चुअल में तो जो ज़ाहरी तौर पे हमें दिख रहा है कि ये इनके कंट्रोल में अमेरिका लाना चाहता है, लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी जो बिहाइंड द सीन है वो ये है कि अमेरिका इनको क्या करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और इन पे कब्ज़ा खुद कर लेगा, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए ईजी होगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है रेगुलेट ईईजी एक्टिविटीज़। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो अमेरिका है वो इस बात पे बिलीव करता है कि अमेरिका की जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में आती हैं, और वहाँ से जो किसी शिप ने अगर गुजरना हो तो उसको अमेरिका की क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है
तो अमेरिका उस पर अपनी परमिशन तो दे सकता है, लेकिन उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि भाई आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मईशत के लिहाज से अगर किसी भी शिप ने ट्रेड करनी हो दूसरे किसी कंट्री की तरफ, तो वो जो सी है उसके लिए ओपन है, वो जैसे चाहे जा सकता है। लेकिन जब चाइना का साउथ चाइना सी पर जो क्लेम दिखाई देता है, अगर वो मैंने जो आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया कि तमाम आइसलैंड पे हो जाएगा, तो जब आइसलैंड पे हो जाएगा तो वो जो सी का वाटर है वो भी चाइना की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। तो फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ चाइना की टेरिटरी डिक्लेयर हो जाती है। इसके बाद मैरीटाइम डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिस्प्यूट नज़र आता है वो आइसलैंड्स डिस्प्यूट्स पार्सल्स आइसलैंड। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन जो जितने भी आइसलैंड्स हैं उनकी बात करने लगे हैं कि इधर कितने आइसलैंड हैं और जो चाइना का जो डिस्प्यूट है किस किस आइसलैंड के साथ है जी। अच्छा, ये जो पार्सल्स आइसलैंड है, इस सबसे पहली बात ये कि ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, मतलब कि मोर देन 2 आइसलैंड्स हैं, नंबर ऑफ आइसलैंड्स हैं, ठीक है। इन सब आइसलैंड का एक ग्रुप बना हुआ है और इन ग्रुप का एक नाम रख दिया गया, उसका नाम है जी पार्सल्स आइसलैंड। इसका जो एरिया है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो आइसलैंड है ये वियतनाम कहता है कि ये मेरा है, चाइना कहता है ये मेरा है, लेकिन इस पर जो कंट्रोल है, क्योंकि चाइना पावरफुल है, तो इस पर जो कंट्रोल है वो चाइना का ही है। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा कि चाइना, जो रेड में चाइना लिखा हुआ है, आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, इसे बोलते हैं चाइनाज 9 डैश लाइन। ये चाइना ने लाइंस खुद ड्रा की हुई हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इन लाइंस के अंदर जितने भी आइसलैंड्स आते हैं वो चाइना के हैं। अब आपको सबसे ऊपर एक ताइवान दिख रहा होगा, नीचे फिलिपाइन, उसके बाद मलेशिया, वियतनाम। अब आपको यहाँ पे पार्सल्स आइसलैंड भी दिख रहा होगा। पार्सल आइसलैंड जो है ये चाइना की टेरिटरी, जो चाइना ने 9 डैश लाइंस लगाई हैं उसके अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको इधर वियतनाम दिखाई दे रहा है, तो चाइना के ये ज़्यादा करीब है, तो चाइना का कंट्रोल है इस पर। यहाँ पे आप जो बड़े बड़े आइसलैंड्स हैं वो देख लें, पार्सल्स आइसलैंड दिख रहा होगा, एक और आपको दिख रहा होगा जो फिलिपाइन के करीब है, इसके बाद स्प्राटले आइसलैंड भी दिख रहा होगा आपको। तो ये सारे के सारे चाइना की 9 डैश लाइंस के अंदर आता है, जिस पर चाइना का क्लेम है। आप यहाँ पे लाइन भी देखें तो आपको 9 लाइन्स दिख रही होंगी छोटी छोटी। तो आप ये मैप बनाने की कोशिश करिएगा जब पेपर आए, तो अगर साउथ चाइना सी के हवाले से कोई सवाल आता है तो आपने ये मैप जैसा भी आपसे ड्रा होता है आपने ड्रा करके 9 लाइंस और ये जो आइसलैंड्स हैं और साथ जो कंट्रीज़ हैं इनको लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद जो दूसरा डिस्प्यूट है वो है जी स्प्राटले आइसलैंड। अच्छा, ये भी ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं, तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है जी 18 आइसलैंड्स है। तो 18 आइसलैंड जो कि करीब करीब है उनको मिला के एक नाम दे दिया गया, उसका नाम है स्प्राटले आइसलैंड, ठीक है। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसमें नेचुरल गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, फ़िशिंग ग्राउंड्स हैं जी, और ये तकरीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो 2 स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है ये हो सकता है कि गलती से लिखा गया हो, ये 200 हो सकता है या 20 हो सकता है, इसको आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। मैं चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा कि ये वैसा ही था या कि 2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये अनपॉपुलेटेड है। अच्छा, ये जो आइसलैंड है ये चाइना क्लेम करता है मेरा है, ताइवान कहता है मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है, फिलिपाइन कहता है मेरा है, मलेशिया और ब्रुनेई, इन सब का जो क्लेम है इस पर वो कहते हैं ये हमारा है। अब चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए इस पर भी जो कंट्रोल है वो चाइना का ही है, क्योंकि चाइना का कंट्रोल ताइवान पर भी है। तो इसलिए ताइवान, चाइना और ये जो स्प्राटले आइसलैंड है ये चाइना की टेरिटरी का हिस्सा बन चुके हैं। चाइना ने ना सिर्फ क्लेम किया है बल्कि इस पर जो कंट्रोल है वो भी चाइना का है। इसके बाद हमारे पास आता है जी स्कारबोरा शोल या आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है इस पे जो क्लेम है वो चाइना का, ताइवान का और फिलिपाइन का है। इसका जो एरिया है वो 150 स्क्वायर किलोमीटर है। ये थोड़ा सा ट्राईएंगुलर शेप का है। ट्राईएंगुलर इस लिहाज से है कि एक साइड पे चाइना दिखता है, एक साइड पे हमें ताइवान दिखता है और एक साइड पे हमें फिलिपाइन दिखता है। अगर 2012 की बात की जाए तो 2012 तक ये फिलिपाइन इस पर जो कंट्रोल था वो फिलिपाइन का था, लेकिन 2012 से लेके अब तक जो इस पर कंट्रोल दिखता है वो चाइना का दिखता है। इसके बाद जो आइसलैंड है वो है जी सेनकैकू आइसलैंड। ये भी नंबर ऑफ आइसलैंड्स को मिला के एक नाम दे दिया गया, उसका नाम है जी सेनकैकू आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है ये भी कौन कौन क्लेम करता है? चाइना, ताइवान और जापान, लेकिन इस पर जो कंट्रोल है वो जापान का है। अभी हमने जो मेजर आइसलैंड्स थे उनकी बात कर ली, वो पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स।
मैंने पहले आपको जो EEZ था इसका एब्रीवेशन नहीं बताया था, क्योंकि आगे जाके हमने इसको अभी डिस्कस करना था, जो कि अभी आ गया है जी। तो EEZ का मतलब ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। इस पर जो डिस्प्यूट है वो पढ़ते हैं। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब ये है कि जो साउथ चाइना सी है, इसके साथ जितने कंट्रीज़ लगते हैं इन सब का इस पर हक है कि वो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। चाइना उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नहीं रोक सकता। लेकिन चाइना का ये क्लेम है कि ये जो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब कि सबका सेम है, जो इकोनॉमिक जोन यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबकी सेम है साउथ चाइना सी के अंदर। हाँ, चाइना भी यही बात मानता है कि भाई आप करें, लेकिन यहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई वारशिप नहीं आएगा। बाकी जो इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से आपने यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है मैं आपको अलाउ करता हूँ, करें। इसके बाद हम इसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, इसका खित्ते पर क्या असर होगा या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ ये रीजन जो है, जो साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी कंट्रीज़ लगते हैं, ये वहाँ के रीजन को डिस्टर्ब कर सकता है इन फ्यूचर। अगर चाइना किसी फोर्स का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ बैठे हैं ये उनके लिए ख़तरा हो सकता है जी। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी अपनी अपनी नेवी है, तो ये एक नेवल क्लैश बन सकता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल क्लैश बन सकता है, क्योंकि सबका सेम एरिया है। तो इन सिंपल वर्ड्स बात की जाए कि चाइना अगर यहाँ पे अग्रेसिव मोड दिखाता है या अमेरिका अग्रेसिव मोड दिखाता है, तो लड़ाई तो चाइना और अमेरिका की होगी, लेकिन इसके अंदर जापान और जितने भी मैंने आपको कंट्रीज़ पहले मेंशन किए थे जो यहाँ पर मौजूद है, ये उनके लिए ख़तरा हो सकता है जी। उनके अंदर जो पीस है उसको ख़राब कर सकते हैं जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको जो साउथ चाइना सी का बता दिया, इसका मैप बता दिया, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है, कौन कौन से आइसलैंड पाए जाते हैं, किस किस आइसलैंड पे चाइना क्लेम करता है और किस आइसलैंड पे बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्लेम करते हैं, कौन से जो आइसलैंड है चाइना के कंट्रोल में है और जो कौन से जो आइसलैंड हैं बाकी कंट्रीज़ के क्लेम क्या उनके कंट्रोल में है। अगर इन फ्यूचर कोई क्लैश पैदा होता है तो इसका जो रीजनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है जी, या रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में, या नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया जी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।